जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे, जो कि हमारी सेकंड सीरीज है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की संविधान सभा के लिए चुनाव हुए हैं? संविधान सभा के चुनाव जो हुए थे, कौन से वर्ष में हुए थे? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1946। जुलाई 1946 में जुलाई 1946 में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे और वो अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। आगे बात करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 11 जून 1947, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 16 दिसंबर 1947। तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे इसके अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। जो ये समिति का गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो वो हुआ था पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पर प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस समिति की पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को हुई थी। इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर और कुल इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे इसके बी आर अम्बेडकर और ये जो समिति का गठन हुआ था वो पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पर हुआ था। आगे बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत के संविधान सभा में शेष सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारत की जो संविधान सभा थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे और 15 अगस्त 1947 के बाद में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ऑप्शन आपके सामने है 292, 300, 299 और 94। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 299 रह गए थे 15 अगस्त 1947 के बाद। यानी कि जब विभाजन हुआ तो कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए। तो और पहले जो सदस्य संख्या थी वो कुल 389 सदस्य संख्या थी। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का तो भारत में ये सदस्य संख्या 299 रह गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों के लोकसभा में सभा के द्वारा राज्यों की जो लोकसभा में स्थानों की आवंटन की अवधि है उसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब लोकसभा में जो सीटें हैं किस राज्य की वहां कितना प्रतिनिधित्व रहेगा वो किस संविधान संशोधन द्वारा उसको चेंज करा दिया है। ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन जो था 2001, इससे इसको बढ़ाकर 2026 तक बढ़ा करके कर दिया गया है। राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं 25, यानी कि लोकसभा में राजस्थान के 25 सीटों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? देखो पहले तो राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 में। संघ के विधायिका और कार्यपालिका, राज्य की विधायिका व कार्यपालिका, निजी क्षेत्र के उपक्रम और राज्य निधि से पोषित संस्थान। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो जो राज्य है उसकी परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। संघ की विधायिका और कार्यपालिका शामिल रहेगी, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका शामिल रहेगी, राज्य निधि से पोषित संस्थान भी इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन निजी क्षेत्र के उपक्रम इसमें शामिल नहीं रहेंगे। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के, कौन से क्षेत्र के? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसमें शामिल रहेंगे। आगे बात करते हैं हमको। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी समिति,
ऑप्शन सी ML सिंघवी समिति और ऑप्शन डी है आपके सामने पटेल समिति। तो जो 42वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 1976 में और इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को किसमें जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अगर हम बात करें तो इसमें 1+11 अर्थात कुल 12 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके द्वारा 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। किस अनुच्छेद में है? 73, 74, 53 या फिर 52? आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74/1 में क्या कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब ये सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है या नहीं है? राष्ट्रपति सलाह को एक बार वापस बोल सकता है कि आपकी सलाह को वापस से आप देखो और जो ये सलाह दी जाती है 74/2 के तहत उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसको क्या नहीं कर सकते कि तुमने जो भी सलाह दी है उसको क्या नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 74/2 के अंतर्गत हम निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 43 भी सहकारिता को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पोषण तथा आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49 पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो देखिए ऑप्शन 40 पंचायती राज से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। 43 भी सहकारिता को प्रोत्साहन दिया गया है, ये भी एकदम सही है। अनुच्छेद 45 बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आरंभिक पोषण और आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था जिसमें आंगनबाड़ी वगैरह शामिल है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 49 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवी की रक्षा अनुच्छेद 49 में नहीं आती है, ये आपके अनुच्छेद 48A में आती है। अनुच्छेद 48A में आती है पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 49 में क्या आएगी कि जो भी संसद की विधि बनाकर जो भी जिन भी चीजों को राष्ट्रीय स्मारक महत्व का घोषित किया गया है उनके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ठीक है, वो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत बताया गया। तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण और पोषण की व्यवस्था। 43 सहकारिता को प्रोत्साहन है और अनुच्छेद 40 पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा? अंतरराज्यीय परिषद क्या है? केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया है। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद का विरोध करेगा? 263, 265, 267 और 271। आगे बात करते हैं। इसमें देखो इसका सही उत्तर जो होगा अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है आपके अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 243 के अंतर्गत जो अंतरराज्यीय परिषद होती है इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। और इसके अलावा 6 केंद्रीय मंत्री भी क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। तो अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। ठीक है,
अध्यक्ष पीएम होते हैं, सभी राज्यों के सीएम इसके सदस्य होंगे और 6 केंद्रीय मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन व सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्त की गई? ऑप्शन है आपके सामने शीतलवाड़ समिति और राजमन्ना समिति, भगवान शाही समिति और सरकारिया समिति। तो इसका ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा शीतलवाड़ समिति। शीतलवाड़ समिति 1966 से 1969 के बीच में रही और इसका जो काम था राज्य संबंधों का अध्ययन करा और उन पर सुझाव दिया। सरकारी आयोग जो था उसने सरकारी आयोग की अगर हम बात करते हैं तो अंतरराज्य परिषद जो भी मैंने पढ़े थे 263 में सरकारी आयोग राज्य अंतरराज्य परिषद की स्थापना के लिए सुझाव दिया था सरकारी आयोग ने। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश कब जारी किया? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश कब जारी किया गया? 27 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993, 29 सितंबर 1993 और 30 सितंबर 1993। इसका सही आंसर आपको पहचानना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 सितंबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? अरुण कुमार मिश्र। ये कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो रंगनाथ मिश्र। ये कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष और वर्तमान में है अरुण कुमार मिश्र। आगे बात करो, भारत में लोकपाल कब लागू हुआ? तो भारत में लोकपाल 1 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2014, 19 मार्च 2014 या 17 अप्रैल 2016। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 जनवरी 2014। 16 जनवरी 2014 को लोकपाल की स्थापना की गई थी। भारत में लोकपाल लागू हुआ भारत में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे पीसी घोष। पीसी घोष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष किसके? लोकपाल के। भारत में लोकपाल 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ और पीसी घोष क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष। आगे बात करते हैं, वह कौन सी महिला अधिवक्ता थी जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है ज्ञान सुधा मिश्र, सुजाता मनोहर, इंदु मल्होत्रा और रूमा पाल। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है इंदु मल्होत्रा। जी हाँ, इंदु मल्होत्रा ऐसी महिला है जिनको सीधे ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति की वीटो पावर। तो देखो, अनुच्छेद 61 महाभियोग बिल्कुल सही बात है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, ये भी सही है, पदावधि है उसका कार्यकाल। अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भी सही है। वीटो पावर जो है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 66 में नहीं दिया गया है। वीटो पावर की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को कितने वीटो अधिकार दिए हैं? 3 वीटो अधिकार दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? आपको उत्तर पहचानना है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है? 234, 235, 236 या 233। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 235 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और किसकी सिफारिश पर करेगा? किसके परामर्श से करेगा? उच्चतम न्यायालय के परामर्श से करेगा। जो अपना हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसके परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 233 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। आपको सही उत्तर पहचानना है। तो देखो, अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता एकदम सही है।
अनुच्छेद 17 एस प्रथा का अंत ये भी सही है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में ये भी सही है कि राज्य की मतलब अनुमति के बिना कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती। और अनुच्छेद 13 है राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 13 में राज्य की परिभाषा नहीं है, राज्य की परिभाषा आपके अनुच्छेद 12 में है। और अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया कि संघ और जो राज्य है उनकी कार्यपालिका, विधायिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं ये सभी राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी अनुच्छेद 12 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी और निरोध के समक्ष संरक्षण में कौन व्यक्ति को कौन सा अधिकार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको क्या कौन कौन से उसको अधिकार होंगे। ऑप्शन ए गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ऑप्शन बी गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श लेने का अधिकार। ऑप्शन सी है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। और ऑप्शन डी है अधिकतम 6 माह के लिए निरुद्ध किया जाना। तो देखो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार बिल्कुल सही। वकील से परामर्श भी वो लेगा। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी है। अधिकतम 6 माह के लिए निरुद्ध ये गलत है, अधिकतम 3 माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन उसको घटाकर 2 माह किया गया है जो अभी लागू नहीं हुआ है। तो 6 माह के लिए तो निरुद्ध नहीं होगा, 3 माह के लिए है, अभी 2 माह किया गया है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है। रिट जारी की जाती है कितने प्रकार की, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार की। कि जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट वो कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो वो जारी करता है आपके कितने 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। इसमें बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण ये सभी शामिल हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वाद के तहत उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम मूल ढांचे की अवधारणा दी थी। मूल ढांचे की अवधारणा भैया किस वाद के तहत दी थी। ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973, इंदिरा गांधी मामला 1975, मिनरवा मिल्स विवाद 1980 और वामन राव मामला 1981। तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973। इसमें क्या कहा गया है कि जो संविधान है भारतीय संविधान उसके मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बाकी किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हो लेकिन उसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला 1973 याद रखना है। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताओं में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यताएं किसमें थी, अनुच्छेद 58। देखो पहले भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, संघ या राज्य सरकारों में या स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ का पद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 वर्ष की आयु नहीं, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होती है भैया 35 वर्ष। 35 वर्ष के हो जाओगे उसके बाद आप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए योग्य हो। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के। आशा है आप 17-18 तो आपके राइट हुए होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हल करने की कोशिश कीजिए जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मेरी तैयारी इतनी हुई है। तो अपनी तैयारी लगातार बनाए रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।